भारत के सियासी दलों के पैसे जुटाने के संदेहास्पद तौर तरीकों में सुधार लाया जा सके, इसके लिए सरकार द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई गई थी, जो पिछले कुछ सालों से विवादों में रही थी। लेकिन अब राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए जारी होने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्कीम सूचना के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है। सर्वोच्च अदालत ने चुनावी बॉन्ड योजना लाने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और आयकर कानूनों सहित विभिन्न कानूनों में किए गए संशोधन को भी अवैध ठहरा दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ दायर याचिकाओं में कहा गया था कि ये सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। इसके साथ ही ये भी कहा गया था कि कॉरपोरेट फंडिंग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि इलेक्टोरल या चुनावी बॉन्ड क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्यों असंवैधानिक करार दिया और राजनीतिक पार्टियों के पास पैसे जुटाने के लिए अब दूसरे कौन से विकल्प बचे हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड होते क्या है। दरअसल केंद्र सरकार ने चुनावी फंडिंग को साफ सुथरा बनाने के लिए 2 जनवरी 2018 को चुनावी बॉन्ड स्कीम का ऐलान किया था। सरकार द्वारा फाइनेंस एक्ट 2017 के जरिए 5 बड़े कानूनों में बदलाव करके इस स्कीम को लाया गया था, जिसमें आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 31, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29C, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 31A, कंपनी एक्ट 2013 की धारा 182 और विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम 2010 की धारा 21 शामिल है। अब आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इलेक्टोरल बॉन्ड लाने की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29B में चुनावी फंडिंग के तरीकों का जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति या गैर सरकारी कंपनी द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा दिया जा सकता है। लेकिन 1968 में कॉरपोरेट फंडिंग पर कोर्ट द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। बाद में 1985 में कंपनी अधिनियम में संशोधन करके संसद ने कॉरपोरेट फंडिंग को बहाल कर दिया, लेकिन चुनावी फंडिंग में फिर भी समस्या बनी रही। इसके बाद दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति की रिपोर्ट में चुनावों के लिए आंशिक रूप से सरकारी सहायता देने की भी वकालत की गई। साल 2003 में सरकार ने व्यक्तिगत और कॉरपोरेट चुनावी फंडिंग को पूरी तरह से टैक्स फ्री बना दिया। साथ ही ये भी प्रावधान कर दिया कि 20,000 रुपए से कम की राशि कैश के जरिए चंदे के तौर पर दी जा सकती है और उसमें दानकर्ता की पहचान बताने की जरूरत नहीं थी। इस कारण चुनावी फंडिंग की प्रक्रिया और भी विवादित हो गई। लेकिन बाद में साल 2017 में केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग की सिफारिश पर कैश के रूप में चंदे की सीमा 20,000 से घटाकर 2,000 रुपए कर दी और इसलिए चुनावी फंडिंग को और पारदर्शी बनाने के लिए चुनावी बॉन्ड का कॉन्सेप्ट अमल में लाया गया था। अब सवाल यह आता है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम सरकार द्वारा लाई गई तो इसे अब असंवैधानिक क्यों घोषित किया गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच में शामिल जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अवैध करार दिया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि पॉलिटिकल प्रोसेस में राजनीतिक दल अहम यूनिट होते हैं। पॉलिटिकल फंडिंग की जानकारी वह प्रक्रिया है जिससे मतदाता को वोट डालने के लिए सही विकल्प मिलता है। वोटर्स को चुनावी फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है, जिससे मतदान के लिए सही चयन होता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को निर्देश दिया है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू करना बंद कर दे। कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने का आदेश भी दिया है। अब ये तो हुई इलेक्टोरल बॉन्ड और उस पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात, लेकिन अब सवाल ये है कि पार्टियां अब और किन तरीकों से पैसे जुटा सकती हैं। कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले है चुनावी ट्रस्ट। चुनावी ट्रस्ट की शुरुआत वर्ष 2013 में की गई थी। ये नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो कंपनियों से भी चंदा प्राप्त कर सकती है और उसे पार्टियों में बांट भी सकती है। ट्रस्ट में आए हुए पैसे का लेन देन भी अज्ञात बना रहता है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार जनवरी 2013 के बाद गठित सभी चुनावी ट्रस्टों को प्राप्त और वितरित धन का विवरण घोषित करना अनिवार्य किया गया।
केंद्र सरकार के नियम इन कंपनियों को एक वित्तीय वर्ष में अपनी कुल आय का 95% पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान करने के लिए बाध्य करते हैं। इसके बाद आता है क्राउड फंडिंग। पॉलिटिकल पार्टियां क्राउड फंडिंग के जरिए भी पैसा जुटाती हैं, जिसके लिए पार्टियां कई तरीकों से क्राउड फंडिंग के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कैंपेन चलाती हैं और पैसा इकट्ठा करती हैं। इसके बाद है सदस्यता अभियान। पार्टियां पैसा इकट्ठा करने के लिए सदस्यता अभियान भी चला सकती हैं। आसान भाषा में समझे तो पार्टी की सदस्यता लेने वाले शख्स को कुछ फीस देनी होती है और उस फीस के रूप में आई रकम का इस्तेमाल पार्टी अपने कामों के लिए करती है। अगला है डोनेशन। बता दें कि डोनेशन के जरिए भी पार्टियां अपना फंड जुटा सकती हैं। ये डोनेशन किसी के भी द्वारा दिया जा सकता है। इसके अलावा कॉरपोरेट डोनेशन भी इसमें शामिल होते हैं, जिसमें पार्टियों को बड़े कारोबारियों से डोनेशन प्राप्त होता है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।